अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फैसल शकील साहब, सुहेल भट्टी साहब और नादिया मिर्ज़ा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले नवाज शरीफ की बात। साल 2016 में पनामा लीक्स के बाद जो केसेस सामने आए वो नवाज शरीफ ख़ानदान ने अपने बच्चों के नाम जो 16 ऑफ शोर कंपनीज बनाई थी उस हवाले से ये केसेस थे। 1993 से 1996 में लंदन के पोर्श इलाके मेफेयर में फ्लैट्स खरीदे गए जो हसन नवाज की मलकियत थे, लेकिन इसका ना तो कोई सबूत सामने आया और ना ही कोई मनी ट्रेल जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के कायद 26 सितंबर 2017 को पहली बार एहतसाब अदालत में पेश भी हुए, जबकि 20 अक्टूबर 2017 को फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद हुई और एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर 183 समातें भी हुई, जिसमें नवाज शरीफ 134 बार पेश भी हुए। फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात भी कलमबंद हुए, मगर नवाज शरीफ ने अपनी सफाई में एक भी गवाह पेश नहीं किया और एक कतरी खत है जो कि सामने आया था। उस खत का सहारा तो जरूर लिया गया था, लेकिन फिर आज पूरी कौम ने यह देखा कि 5 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस में बरी कर दिया है। जी हाँ, और नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये, जो कि सबसे पहले नादिया मैं आप ही से कर लेती हूँ, इस वक्त एहतसाब अदालत कर क्या रही है? केसेस उस वक्त जब बने थे तो उस वक्त सबूत भी मौजूद थे और वो केसेस भी ठीक थे, करप्शन के सबूत भी सामने आए थे, केसेस थे, सब कुछ था। आज अचानक क्या हो गया? मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच सना। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी इजाजत है बोलने की, क्या अचानक क्या हो गया। हमें और आपको किस तरह पता है आज अचानक क्या हो गया। और ये आज तो नहीं हुआ, पिछले काफी अर्से से, मतलब मोर देन ईयर और 2 ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा, मैं इस चीज से बड़ी हैरान होती हूँ और कौम भी इस चीज से हैरान होती है क्योंकि बड़ी मशहूर हो गई है। एवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ साहब की पूरी जो कैंपेन थी, वो ये कैंपेन हुआ करती थी कि मुझे क्यों निकाला और मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर निकाला। लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं वो कहाँ से आए थे, उसके वो जो खरीदे गए थे उसका पैसा कहाँ से आया था, क्या मनी ट्रेल दे दी थी, नहीं दी थी, ये वो सवाल। बच्चों की अगर मलकियत है तो बच्चों की उम्रें उस वक्त 20 साल से भी कम उम्रें थी। कैसे खरीदी? और बच्चे ना तो जॉब करते थे, ना उनका कोई ऐसा फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उनके वालिद थे और वो रहे भी थे, पहले भी रहे थे। और यही बात उन्होंने खुद की थी कई दफा फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ साहब ने। और जो नवाज साहब अब ये कहते हैं कि मेरा नाम तो पनामा में था ही नहीं, तो ये बिल्कुल वजह है कि उनका नाम पनामा में नहीं था। लेकिन फिर उससे ये भी पूछा जाए कि फिर आप फ्लोर ऑफ द हाउस ये तकरीर क्यों कर रहे थे, फिर आपने एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन क्यों बना दी थी, आपने खुद अदालतों को क्यों जो है वो उस वक्त वेलकम किया था, खुशामदीद किया था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और सिंपल सी बात यह है कि वो अपार्टमेंट किसके थे? अगर वो बच्चों ने 90s में, अर्ली 90s में खरीदे थे तो खुद तक आपने कहा कि उनकी एज क्या थी, और अब वो कॉल क्या मनी ट्रेल प्रोवाइड कर दी गई थी, नहीं की गई थी। देखिए हमारे यहाँ मसला क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ तना हमें ये पता होता है कि ये जो आज के केसेस हैं ये एक हद तक हमें आगे चलाने हैं, कुछ नहीं पता कि कल हमें इन्हें रिलीफ देना पड़े। तो चाहे हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हमारे लॉज हो, चाहे वो हमारे फैसले हो, चाहे वो हमारे केसेस हो, उनमें कोई ना, ये तारीख कहती है, दिखाती है, हमें बताती है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा लूप होल रखा जाता है कि जब रिलीफ देने का वक्त आए तो यहाँ से उसको रिलीफ दिया जाए। ये सारी प्लानिंग पहले से होती है। अब सिंपल सी बात यह है कि ये केस एक कमजोर केस था, इसमें कोई शक नहीं है। उस केस में जबरदस्ती हवा भरी गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो आज जो केसेस चल रहे हैं इन तमाम पिछले केसेस की लाइट में आपको पता है उनका 79 बिलियन रुपीज पिछले इन केसेस पर खर्च हुए, जिसमें मोर देन 100 पॉलिटिशियंस थे, जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, और रिकवरी एक पैनी की भी नहीं हुई इन सियासतदानों से। जो हमें ढोंग दिखाता रहा नैब के जी हमने इतनी रिकवरी की, वो आपने कहीं पे ब्यूरोक्रेट से, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन वो जो सियासतदानों से रिकवरी होती है, जो हमें बताया जाता है कि वो मुल्क आ गए, लूट गए, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, एक पैनी रिकवर नहीं हुई। तो हम अब मसला यहाँ पर ये है कि वो केसेस जो उस वक्त हमें बड़े ऑथेंटिक लगते थे और हमें बताया जाता था, पूरी चीजें दिखाई जाती थी, तो आज वो उन्हें बताया। जिस तरह से आशियाना वाला केस था कि जिस 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जिसने वजीर आजम ने अलग उठाना था, उसने जुर्म आयद हो रही थी, और अब तमाम चीजें आशियाना
होने की, अब वो आशियाना में भी क्लीन चिट। तो बात यह है कि जब आप पे कुदरत के अलावा बहुत सारी चीजें मेहरबान होती हैं, तो फिर कोर्ट्स भी मेहरबान होती हैं। अब हमें ये कौन बताए कि जो आज केसेस चल रहे हैं तमाम पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस पे, कल उनमें क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो हमारा तो एतबार ही उठ गया, आवाम का तो एतबार ही उठ गया। बिल्कुल ठीक। इंसाफ के निज़ाम पे हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। जो सूरत हाल अब हो चुकी है, मुर्तज़ा डार साहब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपको वो इंटरव्यू भी याद होगा, स्टेटमेंट हसन नवाज की याद होगी कि ये तो जो फ्लैट हैं वो बेसिकली किराए के फ्लैट्स थे, वो किराया भी दिया करते थे। वो स्टेटमेंट्स कहाँ गई? उससे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा था। हाँ। आपको याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। हाँ। तो भाई मैंने तो अपने बड़े करीबी लोग देखे हैं जो 20-22 साल की उम्र में बेचारे किराए जो है वो घरों के वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स जो है उन्होंने ओन कर लिए थे। बात ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग क्यों नवाज शरीफ को बोल रहे हैं, उसका क्या कसूर है? नवाज शरीफ से तो आज शायद आप सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मुल्क की अदालतों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, नैब को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमने आपको इतने चक्कर लगाए, आप अपना लाओ लश्कर लेके फिर उसके बाद जब आप पकड़े गए तो उसके बाद पुलिस अपने यहाँ सिक्योरिटी अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंचती थी, रियासत का पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ, डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली हुआ, आपको तकलीफ हुई, आप आए, आप सलाहों के पीछे भी रहे, आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई, तो इस पर माफ़ी तो मांगनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि चूँकि माफ़ी मांगनी चाहिए, इसका कोई तदारुक भी होना चाहिए, उन नैब के प्रोसिक्यूटर्स का, उन नैब के अफसरान का कोई मुहासरा नहीं होना चाहिए, कोई तनख्वाहें उनकी जब्त नहीं होनी चाहिए, कोई उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए कि आपने एक इतने नेक पारसा शरीफ खानदानी आदमी के ऊपर इल्जामात लगाए। कौन सा पैनामा? उस पैनामा को हम कुछ नहीं मानते, बिल्कुल ठीक, उस पैनामा को हम कुछ नहीं मानते। बेशक पूरी दुनिया माने, बेशक पूरी दुनिया में केसेस हुए, लोगों ने शर्म से इस्तीफे दे दिए। कुछ ममालिक, आई थिंक आइसलैंड के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उस शर्म से ही कि मेरा नाम आ गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, घर चले गए। और भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद है, लेकिन आपने शरीफ, उनका नाम भी एक तो शरीफ है, ऊपर से वो खुद इतने शरीफ नफ्स है, आपने उनको इतने चक्कर लगाए, इतने उनको रगड़े लगाए। और उस वक्त के ये डाकू थे, आज शरीफ हो गए। भाई बात ही है, बात ही है, उस वक्त डाकू थे, आज शरीफ हो गए। शरीफ वो तब भी थे, शरीफ वो आज भी हैं। जो डाकू है ना असल, उसका पकड़ना, उसका पकड़े जाना ना जरूरी है। ये जो आप नैब की बात कर रही हैं, क्या नैब मतलब क्या रह गया मुझे बताएं? एहतसाब का निज़ाम ये वो इदारा है जिसने लोगों की करप्शन को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करके पकड़ना है, बल्कि पकड़ा हुआ पैसा वापस लाने और लाके रियासत पाकिस्तान को देना कि ये अवाम का पैसा था, हमने इसको रिकवर कर दिया। मुझे रिकवरी रेट बता दे चले नैब का आप। प्ली बारगेन जैसे तो उन्होंने बहुत सारे कवानीन मुतारिफ करा दिए। नैब के अपने अंदर जो है वो कितनी करप्शन है। आप छोटे मोटे सोसाइटियों के केसेस के अंदर कभी नैब के दफ्तर तो जाए ना, ठोकर न्याज में एक लाहौर में दफ्तर है, वो आपको बताएंगे कि जी कहाँ से शुरू होती है रिश्वत और कहाँ तक जाती है। तो ये सारे ठकोसले हैं, ये सारी अवामुन नास के पैसे पे की गई सियासत है, करप्शन है। और इस करप्शन को हिफाजत जो दे रहा है, जो इस करप्शन का पहरा दे रहा है, वो लोगों से ढका छुपा नहीं है। वो इस जगह का, वो इस सिस्टम का, वो इस पूरे पैराफिनेलिया पे सजा हुआ वो चेहरा है जो चेहरा आज सामने है। लेकिन शायद उस सामने आने वाले उस चेहरे के हवाले से कोई खामोशी इख्तियार कर लेता है किसी मसले की वजह से, किसी मसलियत की वजह से। नवाज शरीफ या तो पहले गलत था या नवाज शरीफ आज गलत है। नैब या पहले गलत थी या नैब आज गलत है। अदालतें क्या पहले गलत थी या फिर आज गलत हैं। ये चीज़ें लोगों से अब ढकी छुपी नहीं है। आपने नैब के साथ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि आपने नैब को क्या बना के रख दिया है, लेकिन जो आपने बना के रख दिया वो हम सबके सामने आया है, बिल्कुल क्लियर है व्हाट दे हैव डन। और इसमें सिर्फ मैं नवाज शरीफ को शामिल नहीं करूंगा, इसमें एक पूरा सिस्टम है, पूरा लाओ लश्कर है। तो करप्शन के इल्जामात लगाने इतने शरीफ, बिलखुसूस मैं कह रहा हूँ शरीफ हस्तियों के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ बाकी और बहुत सारी शख्सियात के ऊपर बड़ी ज्यादती है। ये आप लोगों की ज्यादती है। कोई इल्जामात ना लगाएं आप उनके ऊपर, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। सारे जाएं, लाइन बनाए, जाके गए मियाँ साहब लाडला नोखा लाडला वाली टर्म भी बंद करें जी, कहनी जाएं और जाके सॉरी जी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तकरीबन हर प्रोग्राम में कारकर्दगी नैब की बयान की जा रही है, सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि नैब बेसिकली कर क्या रहा है। ये शुरू से ही हो रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं है, दूर दूर तक नहीं देख रहे कोई असर है। सोहेल साहब, एक JIT भी बनाई गई थी इसी केस से रिलेटेड, आपको याद होगा, बहुत पैसा खर्च हुआ उस JIT पर। क्या हुआ, क्या बना उस इन्वेस्टिगेशन का? तो इससे बेहतर नहीं था कि ये पैसा फलाही कामों पर इस्तेमाल किया जाता? सना देखिए, उस JIT की तहकीकात के नतीजे में नवाज शरीफ साहब 10 माह 26 दिन जेल में रहे। एवन फील्ड रेफरेंस का जो फाइल हुआ उसके ऊपर 9 माह 28 दिन उस पर ट्रायल हुआ। अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर 1 साल 3 माह उनका ट्रायल हुआ, और इस ट्रायल के दौरान 100 से ज्यादा मरतबा वो पेश हुए। उन पेशों के बाद उन्हें सजा हुई। सजा होने के बाद वापस आए, गिरफ्तारी दी, जेल चले गए, और उसके बाद फिर एक
जज का वीडियो स्कैंडल सामने आ गया। उसके इंकशाफात और इतराफात ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया कि एक जानिब आप जिस तरीके से आप फैसले कर रहे थे, उन फैसलों के पीछे वजूहात क्या थी वो सामने आई। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली फिर उनकी तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद फिर नवंबर 2019 में वह बैरून मुल्क चले गए। जिस दिन वो बैरून मुल्क गए, मेरे ख्याल में उसी दिन ही नैब अपना केस हार गया था। आज सिर्फ नवाज शरीफ साहब अदालत से बरी नहीं हुए, बल्कि नैब आज अदालत कटहरे में हमें खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी माजी के मुहर्रिकात थे और जो भी मुक्तदर हल्के ये ताकतवर शख्सियात चीजों को रन कर रही थी, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान की आवाम का, ये लोगों का ये क्वेश्चन नहीं है कि आप किसी के ऊपर करप्शन की शिकायत है, इल्जाम है, किसी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया तो आप केस ना बनाएं। आप बिल्कुल केस बनाएं जब आपके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, लामहदूद वसाइल हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, बैरून मुल्क आप विजिट्स हुए, GITs बनी, सुप्रीम कोर्ट की फुली बैकिंग हुई, फिर आपने भले 9 वॉल्यूम थे, ये 10 वॉल्यूम थे, आपने स्टैब्लिश करने के बाद नैब कवानीन के मुताबिक और उन डॉक्यूमेंटेशन की जो ट्रायल होना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी होती है, उसके मुताबिक चीजों को तैयार करके रेफरेंस फाइल होने चाहिए थे, इस इंटेंशन के साथ कि कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन उस स्टेज के ऊपर ऑब्वियस था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, जिसने नैब के रही से जो साख थी उसको भी तबाह कर दिया। अब तो लोग ये कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई नैब का केस बन रहा है, वक्ती तौर पे उसके लिए मुश्किलात है, मुस्तकबिल के अंदर उसको बड़ा ओहदा मिलना है, वो बड़ी अहम तरीन ओहदे पर फाइज होगा। बेंचमार्क ये है क्योंकि उसके पसे पर्दा जो मुहर्रिकात होते हैं, जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर बदकिस्मती से केसेस बनवाए जाते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। लेकिन हुआ क्या, दुनिया भर के अंदर जग हिंसाई हुई, पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासिर हुआ, आपका समाज, आपकी सियासत, आपकी मुआशरत, सब कुछ अब बुरी तरह से मुतासिर रहा है। दोबारा उसी जगह पर आप पहुंच गए जहां से इस सफर को आगाज किया गया था। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी, तशवीश की लहर दौड़ गई और सब चाहते हैं, जी एग्जैक्टली, चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अब बेहतरी है, उसके लिए कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ ऐसे नहीं आगे चलेंगे। माजी के अंदर जो कुछ आपसे गलतियां हुई इदारों से, अहम शख्सियात से, और जहां जहां पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए दुरुस्त केस को गलत किया गया और गलत केस को दुरुस्त किया गया, वो ये सिलसिला रुकना चाहिए और बैठकर सोचकर तय करके चीजें आगे चलनी चाहिए। फजा ऐसे ही खिला में टामक टोया मार के डंग टपाओ पॉलिसी के तहत मामला मजीद आगे नहीं चलाने चाहिए। जिस तरीके से दोबारा इस मुल्क की इकोनॉमिकली दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सोशली हो रही है, पॉलिटिकली हो रही है, तो ये एक बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है। और बदकिस्मती के साथ जब एवन फील्ड का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त फैसला आया था, जब मरियम नवाज साहिबा उनकी एक्विटल हुई थी, बरियत हुई थी, वो जो फैसला लिख दिया गया था वो उस दिन भी बिल्कुल वाज़ेह था कि एवन फील्ड केस जब मजीद आगे चलेगा तो इसका अल्टीमेटली यही रिजल्ट होना है कि नैब से 12 सवालात के उस वक्त जवाब मांगे गए थे और नैब के हुकाम के पास जवाब नहीं थे, और उनसे कहा जाता है कि अगर करप्शन नहीं हुई, करप्शन की एविडेंस नहीं है, तो फिर आमदन से ज्यादा असासे कैसे बन गए। तो मेरे ख्याल में जहां कहीं गलतियां नहीं, ब्लेंडर हुए, उनको रिविजिट करने की जरूरत है। और जो नफरत का और एक जो तकसीम का एक कल्चर पैदा हुआ है, वो इसी सूरत में फिल होगा जब माजी की गलतियों को सीखते हुए मेरिट और कानून की कुछ पासदारी जरूर होनी चाहिए कि जिसके हाथ करप्शन में रंगे हों वो बच ना सके, और जिसके पास आपके पास सबूत नहीं है वहां पर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किसी एक के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं बनाना चाहिए जिसके बाद लोगों का अदालतों पर भी एतमाद उठे और नैब पर भी और दीगर इदारों के ऊपर भी रहा सा एतमाद है वो खत्म हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है सोहेल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल साहब, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने जिस खूबसूरती से निज़ाम को मैनेज किया है उसकी तो मिसाल मेरे ख्याल से नहीं मिलती, और जिस तरह राना साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि हम लोगों को तो क्लीन चिट मिल चुकी है, आने वाले वजीर आजम तो नवाज शरीफ साहब होंगे, तो ये कौम का वक्त और साथ ही साथ इतना कीमती पैसा कौम का ये ज़ाया क्यों किया जा रहा है? ये तो बंद हो जाना चाहिए सिस्टम। जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है और ये कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो फैसला पहले ही हो चुका था और इस श्योरिटी से की वजह से ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, और उन पर जितने केसेस हैं, इसके अलावा जो अल अजीजिया का केस है उसमें भी काफी होपफुल है, नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी होंगे। और सूरत हाल ये है कि हमारे इदारे
आप ये देखें कि हमारे इदारों की साख्त क्या रहती है। ये मुअज़्ज़ज़ नैब इदारे। और ये अदलिया, उस वक्त जो नैब थी, नैब कह रही थी कि उस वक्त इतने सबूत हैं, संदूक भर के सबूत हैं। और जो खुद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज, उनका ये कहना था ये फ्लैट हमारे हैं, जबकि उनकी हमशीरा का ये कहना था कि ये हमारे फ्लैट नहीं है, मेरी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है तो बाहर क्या प्रॉपर्टी होगी। और अब जो है वो देखें हवाओं का रुख तब्दील हो गया, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है वो तब्दील हो गई। पता चल गया इससे कि हमारे इदारे जो है वो किसके लिए काम करते हैं और किस नौयत के यहाँ पर केसेस बनते हैं और एहतिसाब कैसा होता है। जितना पैसा लगा आवाम का और इतना वक्त लगा, बेवकूफ़ समझा हुआ है अवाम को, बेवकूफ़ समझा हुआ है यहाँ पर लोगों को कि इस तरीके से जो है वो अब नवाज शरीफ साहब आए तो उनको ड्राई क्लीन किया जा रहा है, उनके तमाम जो है वो केसेस ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ केसेस बन रहे हैं। अब आगे बिल्कुल आगे जो है वो क्या इस बात की गारंटी है कि जो इस दौर में केसेस बन रहे हैं वो आगे जो है वो जाके बिल्कुल नील एंड वाइट ना हो जाए। तो ये सूरत हाल है, मुल्क के साथ अलमिया है। आपको मैं बताऊं कि जज साहब ने जो है वो फैसले में ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास के खिलाफ ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ये ख़रीदा। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि जो ये फैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दे रहे थे जज साहब, क्या उनकी आंखें कमज़ोर थीं? क्या उन्हें ये बुनियादी नुक्ते नहीं पता थे? तो ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट की जाती है, मैनेज किए जाते हैं और उसी पे जो है वो फैसले दिए जाते हैं। जैसे कि नादिया ने बताया कि सुखन छोड़ा जाता है ताकि आगे जो है वो उसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसी तरह अब जो है वो नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया और उनकी मासूमियत देखें, उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। उन्होंने कहा है आज कि मैंने अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मासूम आदमी थे और उनके साथ तो जुल्म हुआ, उनके साथ तो उन्हें जो है वो पेशियों पे ख्वार किया गया, उन्हें जो है वो इस तरह से कैदो बंद में रखा गया। उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इदारों तो को फैसल साहब जो बयानबाजी नवाज शरीफ साहब की पहले जारी थी कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त ही अल्लाह पर इत्तफाक कर लेते, अल्लाह पर छोड़ देते अपना मामला। क्यों इल्जामात की भरमार थी, इल्जाम क्यों नहीं छोड़ा अल्लाह पर? की जा रही और थी बेशक। अब जो है वो अल्लाह याद आ गया और अल्लाह ही के उससे वो सुरखरू भी हो गए। ये सब कुछ जो है आपको भी पता है और कौम भी। चलिए डॉक्टर साहब से वही सवाल पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये अल्लाह का मामला बीच में आ जाता है और अल्लाह ताला पर छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के भी एक सहाफ़ी ने सवाल किया, सहाफ़ी ने, कि उसमें भी आपको मिल जाएगा, बरी कर दिया जाएगा और उस पर भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा ये मामला भी अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो यही होने वाला है, फिर यही फैसला आएगा अल-अज़ीज़िया में भी। पाकिस्तान में वैसे काम सारा ही अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। हमारा ईमान का ज़ाहिर है बतौर मुसलमान जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने भी ज़ाहिर है तवक्कुल किया। किसी के मजहबी मामले में नहीं बोलना चाहिए, ना मैं पसंद करता हूँ कि उस पर हम बोलें। लेकिन चूँकि मियाँ साहब का कहना ये था शुरू से कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। थी ना। उन्होंने अदलिया के बारे में अपने वो जो लाइव नहीं बैठते थे जूम के ऊपर, उस पर क्या क्या नहीं कहा। खलाई मखलूक के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। चले आप अदलिया की ज़रा बात कर लें तो जो कुछ इन्होंने अदलिया को कहा, जो वही मुल्क है, उसी मुल्क की अदालतें हैं और वो आपको बरी कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि जी। और थ्रेट भी करते रहे हैं नवाज शरीफ, बहुत कुछ कहते रहे हैं। तो देखिए ना, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो कैसे आप जो है वो किस मुंह से जो है वो यहाँ से रिलीफ लेके आप कह रहे हैं कि जी अदलिया, मैं भी सुन रहा था कुछ लीडरान के बयान आने शुरू हुए कि जी अदलिया का बोलबाला हो गया, हक और इंसाफ की फतह हो गई, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया वगैरह वगैरह, छोड़ने के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। लेकिन ये वही अदालतें भाईजान, तो यहाँ पे कुछ जजेस उठाया करते थे। यहाँ तो फिर उनकी बात का दूसरा मतलब अगर मैं निकालूं तो वही है कि जी पहले जो जज साहब थे वो 22 थे, ये वाले जज साहब 22 नहीं है, या जो पहले जज साहब थे इनके अगेंस्ट थे, ये वाले जज साहब इनके अगेंस्ट नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि वो अदलिया को इनफरादी फैसलों से जोड़ रहे हैं अदलिया जजेस के। कुछ सू मोटो वैसे इसके ऊपर भी होना चाहिए, खैर क्या इनके ऊपर सू मोटो होना है। ये तो इनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, जब अदलिया के बारे में वो कह रही थी बंदयाल साहब के बेंच के बारे में कि जी बेंच फिक्सिंग हुई है, यानी कि स्पॉट फिक्सिंग जैसे इल्जाम से जोड़ रही थी। आपको याद होगा एक पीडीएम के सरबराहान की 16 रुकनी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तब सो मोटो नहीं हुआ, तब अदलिया ने कुछ नहीं किया अपने ऊपर होने वाली तज़ीक के बारे में, अपने ऊपर लगने वाले ऐसे इल्जाम के बारे में। अब तो वो विंडिकेट हो रहे हैं, यहाँ से मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया और वो घर भी जलाए जा सकते हैं। मरियम औरंगजेब की याद होगी आपको, मरियम साहबा ने क्या क्या नहीं कहा जी। मरियम साहबा को आप इजी लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई उसका डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ये मामला है जो पीटीआई के लिए दर्दे सर बना हुआ था। आज उसका हल भी सामने आ चुका है और वो हल है बैरिस्टर गौहर अली खान। जी हाँ, ये नाम सामने आया है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने खुद ये नाम दिया है कि अब चेयरमैन होंगे बैरिस्टर गौहर अली खान। और सियासी और सहाफ़ती हलकों में इस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार को मशकूक बनाया जा रहा था, जो आखिरकार इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बजाय ऐसे इकदामात क्यों कर रहा है, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। मगर तहरीक इंसाफ मुसलसल शिकवा कर रही थी कि चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए ये सब इकदामात किए जा रहे हैं। फिर आज अचानक से ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने ही चेयरमैन पीटीआई के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। हफ्ते के रोज अब ये होंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई में 2 धड़ों की सियासत का आगाज भी हो चुका है, जबकि एक सियासी है और दूसरी कानूनी। ये हल्का है जिसकी सियासत की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल का जवाब सबसे पहले मैं नादिया आप ही से पूछ लेती हूँ। बैरिस्टर गौहर की एंट्री से पीटीआई को क्या नुकसान होगा? देखिए, जो आपने धड़ेबंदी की बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो ये तमाम पार्टी में इस सिलसिले चलते रहते हैं ये, लेकिन यहाँ पे बिलखुसूस मामला ये है कि जो पार्टी चेयरमैन है जिसने पूरी पार्टी को जोड़े रखा है वो जेल के अंदर है। तो अब सियासी जो लोग हैं उनसे तो उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं वो डेफिनेटली उनके बुकला से हो रही है। तो हमें और आपको जितने भी पैगाम मौसूल होते हैं, जितनी भी बातें मौसूल होती हैं, उनके बुकला के थ्रू होती है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो है बुकला का एक अपना बुकला जो है वो सब पीटीआई की स्ट्रेंथ है। इसी वजह से हमने ये देखा है कि हमने ये बातें सुन रहे थे कि अगले इलेक्शंस में जो मैक्सिमम जो टिकट्स होंगे वो बुकला बरादरी को मिलेंगे। और हमारे पास ये खबर भी आई थी कि इमरान खान साहब जो इनका पार्टी से उनका ताल्लुक हो या नहीं हो, पूरे पाकिस्तान से बुकला की फहरिस्त मुरतब की जाए जिनको हम टिकट थे। उसकी वजह यह है कि सारे वो कानून जानते हैं, तो उनको इतना आसानी से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उनके साथ वो सुलूक नहीं होता जो आम आदमी के साथ करना आसान होता है या किसी सियासतदान के साथ करना आसान होता है, या सियासतदान को अपनी सियासत की फिक्र होती है या उसके साथ कोई बैगेज होता है। इसलिए इस लिहाज से तो हम ये देखते हैं कि ये नुकसानदेह नहीं होंगे, फायदेमंद होंगे। हाँ, एज फार एज वो जो आप घड़ेबंदी वाला जो एक मामला है वो इसलिए है कि इमरान खान साहब जेल में, और मुझे तो यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि कितनी जरूरत है इस पाकिस्तान में मरूसी सियासत की। देखिए, हम तो मरूसी सियासत को बड़ा कंडेम करते रहे ना, हमने कहा कि जी देखिए जी मरूसी सियासत होती है, बाप नहीं है तो बेटा चला रहा है, फिर भाई चला रहा है, फिर भतीजे चला रहा है, फिर कहीं पे दादा है, फिर दामाद है, फिर बेटी है, तो फिर चचा है, तो फिर उसका पोता है, या जो भी आपके लेजरदारी या भुट्टो फैमिली की लेगेसी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कमी महसूस हुई है कि हम जिस चीज को सारी जिंदगी कंडेम करते रहे कि यहाँ पर दौर ही मरूसी सियासत का है। अगर मरूसी सियासत इमरान खान साहब भी लेके चलते लेकिन तो शायद आज इतने सवालात नहीं उठते और इतनी धड़ाबंदी नहीं होती। अब वैसे मुझे ये समझ में आया इन तमाम चीजों से गो थ्रू होने के बाद कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया था वजीर आला पंजाब। और तो मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रही, वो एक बदतरीन चॉइस थे, लेकिन उसका रीजन क्या था, उनको ये पता था कि उस्मान बुज़दार के बदले अगर अलीम खान को लगा दिया तो फिर 4 दौड़े बन जाएंगे, फला को लगा दिया तो फिर 4 दौड़े बन जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने पूरी पार्टी को एक करके रखा हुआ था। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि पार्टी साइड पे हो, लेकिन ना उन्होंने अलीमा खान को आगे किया और ना इसका उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी को आगे किया। उन्होंने ये साबित किया कि मरूसी सियासत के वो खिलाफ थे और अभी भी उनका स्टैंड जो है वो मरूसी सियासत के खिलाफ ही है। बिल्कुल ठीक है। बयानिया जो लेकर आए थे अभी तक उस बयानिए पर डटे हुए हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब, और अब ये जो फैसला किया गया है बैरिस्टर गौहर अली खान का, ये या तो फ़ायदा मंद साबित होगा या नुकसानदेह, इस पर सोहेल साहब मैं आप ही का कमेंट ले लेती हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी मुतवक्के है। देखिए, कन्विक्शन तो उनकी अभी भी मौजूद है और दीगर केसेस के अंदर भी केसेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे साइफर का मामला है, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला है, उसकी तहकीकात भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और इन केसेस के अंदर तो अब इस दोनों केसेस के अंदर साइफर में ट्रायल जारी है और नैब अपनी तहकीकात तकरीबन मुकम्मल कर चुका है और अब एहतसाब अदालत अडयाला जेल में ही लगाई जाएगी। तो 190 मिलियन पाउंड का केस भी तवक्को ये की जा रही है कि जनवरी के वस्त तक या जनवरी के आखिर तक उसको भी कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो उनकी तो भी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जहाँ तक ये फैसला किया गया है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन थी उसके अंदर शायद इलेक्शन तो हो जाए,
लेकिन अभी भी पार्टी की मुश्किलात कम नहीं होंगी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त धड़ेबंदी के शिकार हो चुकी है। आपने गुज़श्ता रोज़ देखा जब शेर अफजल मरवत साहब ने आके ये अनाउंसमेंट की, और उस वक्त की जब वो जेल में इमरान खान साहब से मिलकर आए थे और उनके साथ दो पार्टी की और अहम शख्सियात भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ खौफनाक ट्रेंड चलाया गया, उन्हें गालियां दी गई, बुरा भला कहा गया और बड़ी बुरी सिचुएशन को उनको फेस करना पड़ा। और आज भी उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया है कि पीटीआई के ऑफिशियल जो उनका हैंडल है सोशल मीडिया के ऊपर एक्स का, वहां से उनके सारी स्टेटमेंट को तरतीब की गई, उनकी बातों को ऑन करने को तैयार नहीं था। लतीफ खोसा साहब ने अपनी एक एक्सट्रीम लाइन ली हुई थी। तो पार्टी के अंदर काफी मुश्किल सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन भी हमें मुझे लगता है कोई सरप्राइज मिलेगा कि सिनेरियो क्या बनता है। तो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हो रही है। अब इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हालात बिलखसूस जो बुशरा बीबी के खिलाफ जितने केसेस तैयार हो चुके हैं, करप्शन केसेस का उनके गिरद भी शिकंजा कसा हुआ है, उनके भी लिए मुश्किल वक्त चल रहा है। वरना पहले वो कुछ लोगों से बात कहते हुए हमें मिले थे खान साहब कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आई तो शायद बुशरा बीबी पार्टी को लीड करें, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है जितने करप्शन के केसेस उनके गिरद घेरातान कर चुके हैं। अब उन्होंने एक स्टेप तो लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंडीशन को मीट करने के लिए, और उनका टारगेट एक ही है कि हर सूरत में बल्ले का निशान होना चाहिए। और इलेक्शन के अंदर ये बल्ले का निशान ही है जो उनके सियासी मुखालफिन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और उनके उम्मीदवारों की जो फतह है उसकी राह हमवार कर सकता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में काफी इम्तिहानात होंगे, चूंकि खान साहब की पार्टी के ऊपर इस वक्त वो गिरफ्त नहीं है जो इसी पोजीशन में जब नवाज शरीफ थे, जब उन्हें पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ी, नाअहल हो चुके थे, कन्विक्शन हो चुकी थी, वो भले जेल में थे या बैरून मुल्क चले गए, पार्टी के ऊपर उनकी जो गिरफ्त थी वो बदस्तूर कायम रही। शहबाज शरीफ साहब हो, पार्टी की दीगर सीनियर क़यादत हो, वो लंदन के दौरे भी करते रहे, बाहर आते जाते रहे और उनकी हर बात को फॉलो करते उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। लेकिन खान साहब का मामले में सूरत बहुत मुख्तलिफ है मेरे ख्याल में। और अगर मिस्टर गोहर ये जिम्मेदारी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये देखना होगा कि जो डायरेक्शन इमरान खान दे रहे हैं, ये जो जिस एंगल से जिस ऑब्जेक्टिव से वो चीज़ों को फ्यूचर की चीज़ें बिलखसूस इलेक्शन से मुतल्लिक हैं, टिकटों का इजरा होना है, दीगर मामलात हैं, क्या इमरान खान का विजन और डायरेक्शन वो इम्प्लीमेंट हो पाती है कि नहीं, इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना के लिए पड़ेगा। रखी गई हैं वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब के लिए रखी नहीं गई थी, जो उनके लिए माहौल साजगार था वो पीटीआई चेयरमैन के लिए नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन पार्टी का तब्दील करने का फैसला किया गया है, कितनी वाइज मूव समझ रहे हैं आप इस टाइम इमरान खान की, क्या फायदा होगा पार्टी को इससे? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि पीटीआई या उसका नजरिया इस वक्त एक सोच है। आप सोच को कैसे बदलेंगे, आपको उस पर वर्किंग करनी चाहिए। देखिए तकाजा तो यही है ना कि आप सोच को बदलें और उस सोच को बदल के वो अहदाफ हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। और ये सोच यही है कि किसी ना किसी तरीके से माइनस इमरान खान करना। अच्छा, अब ये माइनस इमरान खान करने वाली जो चीज़ है ना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मुशाहिदा है कि आप माइनस इमरान खान कर दें, वो गौहर साहब को खड़ा करें, कोई खंबा खड़ा कर दें, इस वक्त उनका वोट रोकना बहुत मुश्किल है। अगर तो वो वाकई इमरान खान साहब की जानिब से खड़े किए गए हैं कैंडिडेट बतौर पार्टी हेड, अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन है। जो अभी किसी हमारे पार्टिसिपेंट ने बात की कि जो हमें बात मिलती है सुनने को वो बजरिया वकील मिलती है, हम ये यकीन कर लेते हैं कि वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अबहाम जरूर रह जाता है। लेकिन फैमिली की भी मुलाकात होती है, यकीनी तौर पर फैमिली की मुलाकात होती है, वो उसको रिफ्यूट कर सकते हैं, लेकिन अबहाम रह जाता है बहुत सारी चीज़ों में। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बंदूक की नोक पे कराए जा रहे हैं कि जब फौरी तौर पे कराएं और 20 दिनों के अंदर कराएं, बाकी जमातों की क्या अपडेट है? किसी को पता है? कुछ नहीं, कि इतलाक सिर्फ पीटीआई के ऊपर करना है, बेज़ाब्तगियां सिर्फ पीटीआई के लिए। अच्छा, जो मौरूसी सियासत की बात हुई, एक खुशाइंद भी तो बात है ना, जिसका जिक्र अभी नादिया ने किया और बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको बयान किया। ना किसी का चाचा, ना किसी का भाई, ना किसी का भतीजा, ना किसी का बेटा, ना किसी की बहन, ना किसी की बीवी, ना किसी का मियाँ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हमें पता ही नहीं था, जो हम बतौर सहाफ़ी तजियाकार देखते हैं कि यार ये कहाँ से आ गए पार्टी के चेयरमैन के तौर पे। किसी का ख्याल था कि यार इसकी जगह अली मोहम्मद खान को होना चाहिए था, या इसकी जगह किसी और बंदे को होना चाहिए था जो पार्टी को चेयर करता। लेकिन एक ऐसा नाम सामने आया जिसके ऊपर दे मोस्टली हैव एग्रीड कि यार चलो डिसीजन किया है इमरान खान ने तो वो डिसीजन ठीक किया होगा। मैंने आपको जो इस अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में पहली बात कही ना, वो है सोच के हवाले से। आपके इलेक्शंस भी हो जाएंगे, आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, आप हफ्ते को इलेक्शंस करा के उसके अनाउंस कर देंगे जी ये हमारा स्ट्रक्चर है, जाना जो है वो आपने इलेक्शंस में है। अगर तो इलेक्शन हो गए
फाइज ईसा साहब का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का एक हुक्म मौजूद है, सख्ती से उन्होंने ये बात कही थी कोर्ट रूम के अंदर कि जी ये किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शन 8 तारीख से आगे जाएंगे। सो इस वक्त मैं तो उनकी तरफ नजरें लगाए बैठा हूं कि ये 8 तारीख को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। मैं कोर्ट नहीं करना चाहता कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी अपने कॉलमों के अंदर क्या लिख रहे हैं, कोई अगस्त की बातें कर रहा है, कोई अक्टूबर की बातें कर रहा है, कोई नवंबर की बातें कर रहा है, और कोई उनके साल की सोर्स कह रहा है, हो कौन नहीं है रहे। ये भी सबको पता है। तो मेरी तो सबसे पहली नजर है कि 8 तारीख को जो आइन, मैं दोहराऊंगा, जो आइन कानून कहता है चलो पाइन हुन कर लो, तो 8 तारीख नो, पहले तो आपने आइन इतनी मरतबा पामाल किया। तो ये एक कंपैरिजन मैं देख रहा हूं पुराने चीफ जस्टिस और नए चीफ जस्टिस के दरमियान। पुराने चीफ जस्टिस ने 14 मई की गालमन तारीख दी थी कि जिसमें इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, वो नहीं हुए। अब नए चीफ जस्टिस भी इसके ऊपर एंडोर्समेंट कर चुके और सख्ती कर चुके हैं। उनका मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उनका जुमला ये था कि किसी को इस हॉल के अंदर शक ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो वो मीडिया पे जाके बात ना करे, घर जाके अपनी बेगम से बात कर ले, मीडिया वालों को हम देख लेंगे। तो मैं तो भी फिलहाल इलेक्शन के होने पे नजर जमाए बैठा हूँ। बाकी पीटीआई ए फॉर्म में आए, बी में आए, सी में आए, इफ दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इमरान खान, द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टर्न द थॉटफुल प्रोसेस, जो वो थॉटफुल प्रोसेस पीटीआई देके जा चुकी है, जो सोच देके जा चुकी है, उसको कैसे आप टेपर डाउन करेंगे, ये मसला है। ठीक है फैसल शकील साहब, चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर निकालने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कितनी कामयाब होंगी ये तैयारियां, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, तैयारियां तो की जा रही हैं और भरपूर अंदाज में की जा रही है कि उन्हें हर तरीके से घेरा जाए। और जो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो दीगर सियासी जमातों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए है। और उसका मकसद यही था कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से ले लिया जाए किसी तरीके से। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार तो रहा नहीं है, उनकी मुख्तलिफ फैसले और चीज़ें सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में जो आज फैसला किया गया है बैरिस्टर गौहर साहब का, तो वो उस पर उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मेरी सोच, मेरा मंशूर, मेरे फैसले सब इमरान खान के होंगे। मैं तो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बल्ले का निशान जो है वो बचाने के लिए आया हूँ, और इमरान खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे और उनके मुकदमात ख़त्म होंगे तो वही अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, और मैं सिर्फ आर्जी काए मुकाम जो है वो चेयरमैन हूँ। तो इस सिलसिले में यही चीज़ सामने आती है कि पीटीआई जो है वो अपने बल्ले का निशान बचाने के लिए उन्होंने ये इक़दाम किया है। और दूसरी तरफ जो ये कह रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन, वो तो मुश्किल दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई कहाँ कराएगी, उनके कारकुनान कैसे आएंगे, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि इस वक्त भी जो है वो पीटीआई के कारकुनान रूपोश हैं, उनके रहनुमा जो है वो नहीं आ सकते, कहीं 4 आ जाते हैं तो उन्हें उठा के ले जाते हैं। तो किस तरीके से ये इलेक्शन होंगे। लेकिन आपने वर्कर्स कन्वेंशन भी देखा खैबर पख्तूनख्वा में, एक के बाद एक वर्कर्स कन्वेंशन किस तरह से वो जलसे में तब्दील हो गया, लोग निकले, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि दोबारा पकड़ धकड़ का मामला भी शुरू हो गया। फैसल साहब जी बिल्कुल, मुर्तज़ा ने जिस तरह से कहा ना कि सोच है, पीटीआई वो सोच जो है वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आप वो सोच ख़त्म कर पाएंगे तो फिर आपकी जो है वो फतह होगी। इस वक्त जो है वो सोच ही चल रही है, और जो हमने सर्वे किया है, जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो पीटीआई के ही ज़्यादा वोट डलेंगे। सारे सर्वे पाकिस्तान में मशीनरी है। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं जो है वो कुछ सर्वे देख रहा था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, पंजाब के हवाले से देख रहा था। तो वहाँ पर भी जो है वो मैंने ये देखा कि लोगों ने पहले नंबर पे पीटीआई और दूसरे नंबर पे जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट देने का कहा। तो इस सिलसिले में यही चीज़ चल रही है। वोट का ज़्यादातर जो दिख रहा है झुकाव वो पीटीआई की तरफ दिख रहा है, लेकिन जो मशीनरी है वो ये चाह रही है किसी तरीके से जो है वो पीटीआई को दीवार से लगाया जा सके और ये सोच जो है वो तब्दील की जा सके, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं दिखाई दे। और जितना इस सोच को दबाया जा रहा है ये उतना ही उभर कर सामने आ रही है, लेकिन किस तरह से। बिल्कुल, ये तो उसूल है ज़िंदगी के, जिस चीज़ को जितना दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। तो ये इसी तरीके से हो रहा है। लेकिन इलेक्शन अगर होते हैं 8 फरवरी को, जिस तरह के चीफ जस्टिस ने कहा, तो फिर पता चल जाएगा। और ख़ास तौर पे शर्त यह है कि आज़ादाना और मुनसिफाना ये इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कि नहीं, ये भी बड़ी बहस है जिस पर आने वाले प्रोग्राम्स में करेंगे डिस्कस। लेकिन अभी ब्रेक अनाउंस करना है मुझे फैसल साहब। ब्रेक आने के बाद हम महंगाई और बिजली महंगी होने की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में सियासी अफरा तफरी जो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है और हुक्मरान अवाम पर तवज्जो देने के बजाय बैरूनी दौरों को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। कहीं MOUs दस्तखत किए जा रहे हैं, इसकी कहानियां हैं, तो कहीं अवाम को महंगाई की चक्की से निकालने के दावे किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, इसकी भी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, मगर हकीकत में अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अब हुकूमत बिजली की कीमत में मज़ीद 3 से 4 रुपए इजाफे करने की बात भी कर रही है और इस इजाफे से गरीब आवाम पर 40 अरब का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। इसकी बात कौन कर रहा है कि महंगाई को ख़त्म कैसे करना है? कोशिशें तो की जा रही हैं लेकिन वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो रही। नादिया, मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ, मुल्क में मुआशी बहरान है लेकिन हमारी निगरान हुकूमत क्या कर रही है? आपको याद है कि जब पिछले दिनों जब ये गवर्नमेंट नई आई थी और उसके बाद बिजली के बिलों के ऊपर आवाम सड़कों पे थी, कोई रो रहा था, कोई एहतजाज कर रहा था, कोई आग लगा रहा था, कोई बिजली के बिल जला रहा था, तो उसमें जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है वो टेलीविजन स्क्रीन पे नमदार हुए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि ठीक है, बिल ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, मगर इतनी भी ज्यादा नहीं है। और उनसे एक सहाफी ने ये भी सवाल किया था कि लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था क्या हो गया जा रहे हैं, तो जाने दें। क्या हुआ? क्या हुआ? तो जिसकी मेंटल अप्रोच ये हो जाए, जिसकी मेंटल अप्रोच ये हो जाए कि मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और मुल्क से बाहर जो वापस जो जा रहे हैं वो हमारा वो कीमती असासा है, वो प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। लोग उनको रोकते हैं, मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस मुल्क में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट बच्चों पे होती है कि ये मुल्क के हमारे जो नई नस्ल है उनके कांधों पे इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि नहीं, बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, वहां से पैसे भेजेंगे। मतलब हम डॉलर्स के इतने भूखे हो गए कि हम इस फर्क की तमीज भी भूल चुके हैं कि जो हमारी एक क्लास जाती है या हमारा एक लेमैन जाता है या फिर हमारे जो प्रोफेशनल जाते हैं, जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, उस बड़ा फर्क है, उस फर्क को मलूज़ है। मैं वापस बिजली के बिलों पर आ जाती हूँ। देखिए, मसला यह है कि हमें ये बताया जा रहा है कि जी जब से ये निगरान हुकूमत आई है ना, तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। फिर हमें ये भी बताया कि डॉलर की कीमत भी कम हो गई है। फिर बड़ा कंट्रोल, चीनी माफिया, आटा माफिया, सबको कंट्रोल किया जा रहा है, डॉलर माफिया। बिजनेस कम्युनिटी से और उन्होंने कहा था कि जी हम इसको इस तरह से करेंगे और बड़े टास्क करिए वो एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें शायद हो भी गई हो, लेकिन उस वक्त तक उन चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी और वो अचीवमेंट नहीं कहलाएगी जब तक वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक नहीं जाएगा। अगर आप 58 रुपए पैसे पेट्रोल बढ़ा के 45 रुपए कम कर देते हैं तो वो किसी पर आप एहसान नहीं करते। बात यह है कि जो जिस महंगाई पे PDM की हुकूमत जिस नहज पर आवाम को छोड़, ठीक है नादिया, पॉइंट आपका क्लियर है। मुर्तजा, मुझे आप ही से पूछ लेने दीजिए, निगरान हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? इलेक्शन कराने के बजाय बैरून मुल्क दौरे कैसे करने हैं, MOU साइन करने हैं, किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, उसकी तैयारी पर सारी तवज्जो है, लेकिन इलेक्शन नहीं कराने। ये सूरत हाल तो नजर आ रही है, कुछ इसी तरह की है सूरत हाल। निगरान गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है कि वो महंगाई को रोके, कोई पॉलिसी ऐसी वजह करे जो मईशत को बड़ा जो है वो अच्छा या अच्छी डायरेक्शन में ले जा सके। लेकिन इसी निगरान वज़ीर आज़म ने पहले दिन ही, आपको याद होगा, मईशत पर इजलास भी बुला लिया था। एग्जैक्टली। अच्छा, ये शो किया जा रहा था कि जब यही आगे चलेंगे। अब जो निगरान गवर्नमेंट है ना, वो विफाक में भी है और वो सूबों में भी है, और 18वीं तरमीम के बाद इकॉनमी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उसका इतलाक या उसके सम्राट विफाक से जुड़े हैं, जो उसको बजट मिलता है। ये लाहौर में, जो लोग लाहौर में रहते हैं, अब तो कई करोड़ों की आबादी है, ये अंडर पासिस की तज़ीन और राइश हो रही है, पिछले कई हफ्तों से जारी है। जी, कहाँ से आ रहा है पैसा? ये नहीं, ये क्यों हो रही है भाई? जिस मुल्क में खाने के लिए आटा, दाल, चीनी, सब्जी नहीं मैसर, वहां पे आप तज़ीन और राइश को पैसा लगा रहे हैं। आपका काम भाई इलेक्शन कराना है, आपने तो नहीं कराया। सीधी सड़क को तोड़ दिया जाता है। आपने इमरान खान को पहले बोलते रहे, उसके बाद उसी की नकल आपने की और आपने लॉकडाउन लगा दिया, मार्केटें बंद करो जी, स्मॉग ज्यादा हो गई है। स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, वो स्मार्ट लॉकडाउन क्या मैं कहूँ उसको, 3 दिन बंद किया, अगले दिन आए काम पे गए, सारे पता लगा वो स्मोक तो ज्यादा हो गई है। मतलब कि मैं उनकी कहूँ कि 1 दिन 2 दिन आपने बंद किया तो चले स्मोक कम होनी चाहिए थी, वो स्मोक ही ज्यादा हो गई। अब मतलब ये तो प्लानिंग है। फ्लाईओवर बन रहे हैं। अच्छा, एक फ्लाईओवर का मुझे पता लगा वो लाहौर समनाबाद के करीब बने जी, वो तो गलत बन गया। वो फ्लाईओवर को काम रोक दें। अंडरपासेस बन रहे हैं, यानी कि आप
वही काम कर रहे हैं जो आपसे पहले शहबाज शरीफ साहब करते थे, यानी कि लोगों की आंखें धुंधलाओ, स्पीड मोहसिन स्पीड या स्पीड मोहसिन कि जी आप बड़ा काम किया जी नकवी साहब ने, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या छा गए, नहीं ताड़ा काम पाए, इलेक्शन कराना है, आप इलेक्शन कराएं, आप उस पर बात करें। ये जो महंगाई की बातें कर रही है ना, ये हमारे पे एहसान है इस गवर्नमेंट का जो इंटरिम है, प्रोविंशियल और फेडरल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एहसान कि उसने अभी को 500 पे डॉलर नहीं पहुंचाया हुआ, उसने कोई जो पेट्रोल है वो कोई 400-450 पे नहीं पहुंचाया हुआ, उसकी असल प्राइसेस यही हैं, उन्होंने नहीं पहुंचाया, जबकि ख्याल ये था कि पहुंचा देंगे, ये उनका एहसान है हमारे ऊपर, अवामुन्नास के ऊपर। आप लोगों के पास जरा जाएं, जाके जरा पूछें तो सही कि उनके घरों के हालात क्या हैं, उनके खाने पीने के हालात क्या हैं, दाल दलिया वो कैसे चला रहे हैं। वो इसके ऊपर उंगली उठाएं, वो 16 महीनों के ऊपर उंगली उठाएं, वो उससे पहले कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस पर उंगली उठाएं, वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो नून लीग की थी उसके ऊपर उंगली उठाएं, वो किस किस के ऊपर उंगली उठाएं मुझे बताएं। आप डेमोक्रेसी का जो राग गलापते हैं उनसे पूछें, वो कहते हैं नहीं यहाँ तो डिक्टेटरशिप रही आधा टाइम और हम क्या करते हैं। डिक्टेटर से पूछें, वो कहते हैं इनको काम ही नहीं करना आता, मुल्क ही नहीं चला सकते। तो पाइजन अवाम के देखो पूछे, तुसी भी सही, तुसी भी सही, तुसी भी सही, सारे जेडे तुसी सही ते गलत अवाम। जिम्मेदारियां दी गई हैं, MOUs इन्होंने साइन करने हैं, लेकिन बाकी की इन्वेस्टमेंट लेके आएगी अगली हुकूमत जो इलेक्शन के बाद आएगी। सोहेल साहब मुझे ये बता दीजिए कि निगरान हुकूमत मुल्क को मजीद कर्जों की बोझ से निकाल पाएगी? देखिए, कर्जों का बोझ तले निकालना तो बहुत दूर की बात है, न आपके पास कोई उसका फिल वक्त ऑप्शन है। फिल वक्त तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि जो कर्ज आप हासिल कर चुके हैं और जो कर्ज मिच्योर हो रहे हैं उनको बर वक्त आप उनको क्लियर कर सके, ताकि आपको कोई किसी मुल्क की तरफ से आपको डिफॉल्ट डिक्लेयर ना कर सके। तो कर्जों से निकालने का तो फिल वक्त कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिल वक्त आपने अपनी मौशियत को जो बिल्कुल डेड हो चुकी है, पीडीएम के आखिरी टाइम में आप GDP ग्रोथ ना होने के बराबर रह गई थी, आपने उस मोमेंटम को दोबारा हासिल करना है। और उस मकसद के लिए हमने देखा कि इस वक्त एफर्ट्स की जा रही हैं। UAE समेत मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, MOU साइन हो रहे हैं, और हमें अप्रिशिएट करना होगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थी वो पहली मरतबा इस बड़े पैमाने के ऊपर फ्रूटफुल हुई है कि जहाँ पर UAE के साथ 25 अरब डॉलर के MOUs के दस्तखत किए गए हैं, कुवैत के साथ 7 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मुआहदे दस्तखत किए गए हैं, सऊदी अरब के साथ मुआहदे इस हवाले से मजीद होने हैं। अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्री चलेगी, यहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, कुछ आपका जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो फिर कर्ज चुकाने वाला अमल शुरू होगा। फिल वक्त तो सिर्फ आप अपने बचाव के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर जो आम आदमी की हम बात करते हैं, जो महंगाई कंट्रोल होने की करने की बात करते हैं, उसके अंदर डॉलर की कदर में कमी या इजाफा बहुत मैटर करता है। पेट्रोलियम मसनूआत हों, बिजली हो, दीगर चीज़ें हों, डॉलर की कदर में स्टेबिलिटी न होने के नतीजे में ये अशिया खुर्दनोश महंगी होती हैं, जिसका बराह रास्त आवाम पर बोझ पड़ता है। और इस वक्त आवाम को मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है, लेकिन अब तैयारी जो ये की जा रही है, जो वर्किंग की गई है कि शायद जनवरी या फरवरी के वस्त में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलकर जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर एक बड़ा कट लगाने की प्लान की जा रही है कि एक मुश्किल जो फेज़ था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, और अब इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएँ ताकि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ सनतों की जो पहिया तकरीबन जाम हो चुका है, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही, तो बैंकिंग उनको सपोर्ट मिले और वो काम कर सकें। तो गैर मुल्की सरमायाकारी की राह भी हमार की जा रही है। तो फिल वक्त आवाम के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप गिव अप नहीं कर सकते, आपने स्ट्रगल करनी है, आपने एफर्ट करनी है इन मामलात को सुधारने के लिए। और इस वक्त जो सेटअप है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, आर्मी चीफ हो, SIFC हो, इनके प्लेटफॉर्म से एफर्ट्स जारी हैं। एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि किस डायरेक्शन में जाके आपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है, होपफुली हम दुआ करते हैं सोहेल साहब शॉर्ट टर्म में बेहतरी लाके अपनी जो मौशियत है उसको दुरुस्त और मईशत को हम ठीक कर सके। फैसल साहब, बिजली की कीमतों में इजाफा करना, गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालना, यही मईशत की बेहतरी के लिए हमारे पास ऑप्शंस रह गई? यही किया जा रहा है अब तक। तो मैं आपको बताऊं कि गरीब से जो 2 वक्त की रोटी थी, अब वो 1 वक्त की भी पेट भर के नहीं खा रहा। ये है हकीकत। और अगर ये नहीं है तो ये हुक्मरान जो है वो अंधे और बहरे हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो निगरां हुकूमत है, जो आप कह रही थी, निगरां हुकूमत क्या कर रही है? निगरां हुकूमत अय्याशियाँ कर रही है, दौरे कर रही है। इनके प्रोटोकॉल में कमी नहीं आ रही। मुल्क में अगर माशी बहरान है तो और परेशानी है तो कम से कम ये तो अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर लें, कम कर लें।
अपनी अय्याशियाँ कम कर लें, अपनी दावतें, अगर कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो रहा है तो आप वहाँ पर खानों की जो है वो तादाद देखें कि कितनी होती है। कहीं से नहीं लगता कि हम जो है वो परेशानी में है। हाँ, आप ये देखें जाके गरीब इलाकों में और फलाही तंजीमों से अगर आप अदाद शुमार लें तो पता चलता है जो दस्तरखान लगते हैं वहाँ पर तादाद 4 गुना ज़्यादा हो गई है। सफ़ेद पोश अफराद जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर गुजारा हो रहा है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक 2 कमरे का मकान का बिल महीने का जो है वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए आ रहा है। और आमदन नहीं है इतनी। ने अभी गुज़िश्ते बिल्कुल आमदनी नहीं है, वो बिजली का बिल भरेगा गरीब आदमी, या बच्चों की फीस भरेगा, घर का किराया भरेगा, या अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करेगा, किस तरीके से करेगा। हर शख्स जो भी दरमियाने दर्जे का है, मुतवस्सित तबके का है या गरीब है, वो परेशान है कि वो अपने महीने का गुजारा कैसे करेगा। लेकिन हमारे हुक्मरान को किसी भी किस्म का, चाहे वो निगरां हो या मुस्तकिल जो आने वाले हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब को अभी जलसों में बड़ा मैंने महसूस किया दर्द। वो कह रहे थे कि उनके दौर में 1000 रुपये बिजली का बिल जो आता था वो अब 15,000 रुपये आ रहा है। वो कम करेंगे बिजली की, और तनख्वाहें जो है वो महंगाई के हवाले से। उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरे दौर में नवाज शरीफ साहब बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान था, मईशत जितनी ठीक थी, हाँ, बहुत आसानियां थी, सहूलियात थी, इसलिए मैं वापस आऊंगा, डॉलर भी कम था, मईशत भी अच्छी थी। जी जी जी, बिल्कुल सारी चीजें दुरुस्त सिमत पे जा रही थी और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था। उनकी तरक्की में रुकावटें इन्होंने खड़ी की। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुर्तजा डार साहब आपका शुक्रिया, सुहेल भट्टी साहब, नादिया मिर्जा साहिबा, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।